अपने YouTube चैनल दिव्यदृष्टि पाठशाला में। दोस्तों, आज जो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं साइंस का क्लास। साइंस का क्लास की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जो है कोई टॉपिक स्पेशल पढ़ने वाले नहीं हैं, बल्कि हम लोग यहाँ पे जो है ना साइंस MCQ क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करके समझने वाले हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में जब अचानक से MCQ क्वेश्चन आता है ना तो वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट अगर कर देता है तो फिर दिक्कत होने लगता है और हम लोग गलत टिक करके चले आते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साइंस सब्जेक्ट ही होता है ट्विस्ट करने के लिए, थोड़ा सा अगर ट्विस्ट किया तो फिर वहाँ बन नहीं पाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस के तौर पर एक लक्ष्य सीरीज को स्टार्ट किए हैं, ताकि हमारे जितने भी JSSC के द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जाती है, अभी फिलहाल में अगर हम लोग देखेंगे जो आयोजित होने वाली एग्जाम्स हैं, जैसे क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल यानी उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस और फिर LDC, ये सारे फॉर्म जो है ये फिलअप हो गए हैं, बस एग्जाम्स होना बाकी है इन लोगों का। अब यहाँ पे क्या है, तो इसी को ध्यान में रखकर MCQ जो है साइंस का करवाया जा रहा है लक्ष्य सीरीज करके। इसका सीरीज 1, 2 और 3 जो है दिया जा चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बहुत मेहनत करके लाया जा रहा है आप सबों के लिए। देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला आज का हम लोगों का जो सीरीज रहेगा वो लक्ष्य सीरीज हम लोग का 4 रहेगा, ठीक है। ये जो है खासकर उन्हीं पर फोकस किया जा रहा है जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्जाम देंगे, एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड पुलिस, LDC। फिर से बता दे रहे, क्योंकि देखिए ये जो है ना साइंस एक ऐसा पोर्शन होता है जो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और ये सब जो एग्जाम्स है इनमें ज़्यादा साइंस का क्वेश्चन नहीं रहता है, लेकिन जो क्वेश्चन रहता है वो एकदम ट्विस्ट क्वेश्चन रहता है जो कि आपसे बनेगा फिर नहीं। तो इसीलिए इसको समझ के पढ़ने का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। चलिए, तो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ओजोन परत के क्षरण का कारण क्या होता है। ओजोन परत जो है ना उसका जब क्षरण होता है तो उससे क्या होता है, ये चीज आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके सामने है और पहला ऑप्शन क्या है, स्तन कैंसर है, ठीक है। दूसरा जो आपके पास है वो है त्वचा कैंसर, तीसरा जो है वो है फेफड़ा का कैंसर, चौथा जो है वो है आपका रक्त कैंसर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका त्वचा का कैंसर। ऑप्शन नंबर B जो है इसका राइट हो जाएगा, है ना। क्या राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर B। अब यहाँ पे समझिएगा कि पृथ्वी का जो परत है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये सन है और यहाँ पे क्या है कि ये जो है ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर जो है ये कुछ परतें हैं, ठीक है। अब यहाँ से जब UV रे आती है ना, मतलब सूर्य की किरण जब आती है तो इससे क्या आता है, अल्ट्रा वायलेट रे आता है, यानी UV रे निकलता है, ठीक है। ये अगर पृथ्वी पर जाएगा ये रे, तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं उनको ये हानि पहुंचाएगा, ठीक है। अब इसी कारण अगर देखा जाए तो एक परत है जिसका नाम है समताप मंडल। क्या है उसका नाम, समताप मंडल है, ठीक है। अब समताप मंडल में ही क्या होता है, ओजोन परत होता है। ये परत क्या करती है, पराबैंगनी किरण धरती पर आए उससे सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कवच के रूप में वो जो है ना वो क्या करती है, पराबैंगनी किरण को रोकने का काम करती है, ठीक है। सूर्य से जो भी हानिकारक पराबैंगनी आ रहा है उसको ये क्या करती है, सोख लेती है। क्योंकि ये धरती पर आएगा तो मनुष्य, पेड़ पौधा, जानवर जितने हैं सभी के लिए ये क्या करेगा, हानिकारक होगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण किस जीवाणु के कारण संभव होता है। राइजोबियम के कारण, नाइट्रोसोमोनस के कारण, नाइट्रोबैक्टर के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा राइजोबियम, ध्यान दीजिएगा,
ठीक है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण सबसे पहले होता किसके कारण है, कौन सा सूक्ष्म जीव, तो वहां पे आपका आएगा आंसर जीवाणु, समझिएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है, अब जीवाणु का नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो राइजोबियम जीवाणु। अब यहां से भी पलटा के पूछ सकता है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या है। तो देखिए, वायुमंडल में हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल जो है उसमें 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। अब ये जो वायुमंडल में मौजूद जो नाइट्रोजन गैस है, ये क्या होता है, इसको पौधा जो है ना वो डायरेक्ट नहीं ग्रहण कर पाता है। क्या करता है, पौधा जो है डायरेक्ट इस नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर पाता है। जब नहीं कर पाता है तो फिर उसको भी दिक्कत होगा, प्रोटीन का वो निर्माण नहीं कर पाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, तो जो धरती पर जीवाणु है यानी जो बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसमें से बैक्टीरिया का नाम आता है राइजोबियम बैक्टीरिया। अब राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, ये जो नाइट्रोजन है, ठीक है, इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देता है। क्या करता है, ये नाइट्रोजन यौगिक में बदल देता है, यानी नाइट्रोजन कंपाउंड्स में चेंज कर देता है। और इसी प्रक्रिया को, मतलब नाइट्रोजन गैस से नाइट्रोजन यौगिक में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, यानी नाइट्रोजन गैस है ये, ठीक है। और इस गैस को नाइट्रोजन यौगिक में बदलने की ये जो प्रक्रिया होती है ना, इसी को हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है। अब यहाँ से दो जीवाणु का नाम जो है वो बहुत ज्यादा आता है, जैसे एक आपको तो पता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया और दूसरा होगा एजेटोबैक्टर। इसको भी याद रखिएगा, जब अगर नहीं रहेगा राइजोबियम तो एजेटोबैक्टर भी दे सकता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है वो है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या काम है। ऑक्सीजन का अवशोषण करना, जीवाणुओं का पोषण, प्रकाश का अवशोषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। देखिए, जैसे हम लोग के ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन है, Hb मतलब हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन का काम क्या है, इस हीमोग्लोबिन का काम है कि ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको वापस निकालने का भी काम करता है। उसी तरह यहाँ पे देखिए, ले हीमोग्लोबिन जो होता है ना, ये जो होता है दलहनी पौधे के गांठ में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, गांठ में। कौन सा पौधा, दलहनी पौधा, सबसे पहले समझिएगा। अब इसका काम क्या है, तो इसका काम है ऑक्सीजन का ये अवशोषण करता है, ठीक है। क्या करता है, ले हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, और अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर तत्व कौन सा है। कार्बन है, हीरा है, सोना है या फिर चांदी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे कठोर तत्व की अगर बात किया जाएगा तो वो हीरा हो जाएगा, ठीक है। और कार्बन की अगर हम लोग बात करें तो कार्बन जो है, सोना जो है, और यहाँ पे चांदी की बात की जा रही है ना। तो ये सोना जो है सबसे ज्यादा क्या होता है, मेलिएबल धातु होता है, डक्टाइल क्या होता है, ये धातु होता है, मतलब तन्यता इसमें जो है वो ज्यादा होती है। तन्यता कहने का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा तन्यता सोना में होता है, फिर चांदी में होता है, ठीक है। तो तन्यता मतलब हो गया कि जैसे कि ये माना जाता है कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक का तार बनाया जा सकता है। मतलब सोचिए कितना तार के रूप में ये खींचा जा सकता है, तब तो उतना महीन जो है वो आभूषण बनता है। उसी तरह मेलिएबल का मतलब ये हो गया आधात वर्धनता, यानी सोना में सबसे ज्यादा ये गुण होता है कि उसको पीट कर जो है पतला चादर के रूप में ढाला जा सकता है। यानी फर्स्ट में तन्यता और ये जो आपका आघात वर्धनता है ये सोना में होता है, दूसरा नंबर में चांदी में होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक अधातु है जिसमें चमक होती है। कोयला, आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या है, हम लोग विशेषता में पढ़ते हैं धातु और अधातु का,
कि धातु जो होता है ये कठोर होता है, ठीक है, इसमें चमक होता है, इसमें आवाज उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। लेकिन अधातु जो होता है ये क्या होता है, ये भंगुर होता है, मतलब तुरंत टूट जाएगा, इसमें चमक नहीं होता है, ठीक है, आवाज उत्पन्न ये नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए वही अधातु की बात की जा रही है कि कौन सा एक अधातु है जो कि उसमें चमक होती है। तो आयोडीन जो अधातु है ना ये अपवाद स्वरूप होता है, और इसमें क्या होता है कि अधातु होते हुए भी ये जो है ये क्या है, तो इसमें चमक होता है। चलिए ब्रोमीन की अगर बात करें तो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में होता है, वैसा ये क्या है, वैसा ये अधातु है। मतलब कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होता है, तो ब्रोमीन। और धातु में पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में, तो वो पारा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट, प्लास्टिक, लकड़ी या हीरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट जो है वो एक प्रकार का अधातु है, और हम जानते हैं कि अधातु जो होता है ये विद्युत का क्या होता है, विद्युत का ये कुचालक होता है, ठीक है। लेकिन ये ग्रेफाइट जो है ना ये विद्युत का सुचालक होता है, इसीलिए ये जो है अधातु अपवाद माना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ से पूछता है कि ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ पे होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि दैनिक जीवन में अगर उपयोग आपको देखना है तो पेंसिल जो आप सब प्रयोग करते हैं, ठीक है, अभी तो नहीं करते लेकिन बचपन में जरूर किए होंगे, है ना। जब हम लोग छीलते हैं तो ये काला भूरा कलर का जो है ये नोब निकलता है उसका, ठीक है, यही नोब जो होता है ये ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, ये ग्रेफाइट होता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, कार्बन करता है, सोडियम करता है, मैग्नीशियम करता है, या फिर सल्फर करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम। सोडियम जो है ठंडा जल के साथ तेजी से अभिक्रिया कर लेता है, क्योंकि ठंडा जल में भी क्या होता है, ऑक्सीजन होता है ना। इसी कारण है कि इसको जो है किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। किस लिए डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि ये सोडियम बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, कहीं पे भी आग वो पकड़ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किसको पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, जस्ता को, फास्फोरस को, गंधक को, ऑक्सीजन को। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, जस्ता को। अभी आपको हम बताएं सोना और चांदी, है ना, अभी आपका दिमाग में आया होगा कि सोना और चांदी बोलने फिर तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब देखिए जो ऑप्शन है उसी के अनुसार आप जाएंगे ना, तो सबसे फर्स्ट में अगर जो है पीट कर पतली चादर के रूप में अगर परिवर्तित ज्यादा किया जा सकता है तो वो सोना है, फिर चांदी है, देन उसके बाद और भी तत्व हो सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ जो ऑप्शन 4 है इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जस्ता। जस्ता को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से प्रोटोजोआ के कारण होने वाले एक रोग का नाम बताइए, हैजा, मलेरिया, पोलियो या फिर एड्स। यहाँ पे देखिए बीमारी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है, जैसे आपको हम बता चुके हैं कि सूक्ष्मजीव जो है वो मेनली 4 तरह के होते हैं, जैसे आपका हो गया विषाणु, जैसे हो गया जीवाणु, कवक हो गया, या फिर प्रोटोजोआ हो गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रोटोजोआ से होने वाले इनमें से कौन सा बीमारी है, और आपके पास जो है 4 ऑप्शन दिया है सॉरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा मलेरिया, ठीक है, क्या हो जाएगा, मलेरिया। यहाँ पे पूछा क्या है, प्रोटोजोआ के कारण होने वाला एक रोग का नाम बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा मलेरिया। मलेरिया की अगर हम लोग बात करें तो ये कौन सा प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो इसका नाम है प्लाज्मोडियम। ये याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, मलेरिया किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मोडियम है ना, अब फिर आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि
मलेरिया जो होता है ये कौन सा मच्छर काटने से होता है, तो उसका नाम हो जाएगा मादा एनोफिलीज मच्छर। क्या हो जाएगा? मादा एनोफिलीज मच्छर। अब ये जो प्लाज्मोडियम होता है ना, इसी के शरीर में जाकर आश्रय जाकर लेता है, मतलब रहता है। अब ये जब मच्छर काटता है तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ जो है वो हमारे शरीर में चुभ जाता है और फिर हम मलेरिया का शिकार हो जाते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा। अब कहता है कि जब मलेरिया होता है तो क्या होता है, तो आरबीसी जो होता है ना, रेड ब्लड कण जो होता है शरीर में, वो क्या होता है कि कम हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण खून का कमी होने लगता है। अब आगे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे पूछता है कि मलेरिया का उपचार के लिए कौन सा औषधि लेना चाहिए, तो यहाँ पे दो औषधि का नाम याद रखिएगा, कुनेन और क्लोरोक्वीन। क्या हो जाएगा? क्लोरोक्वीन। ठीक है, ये दो औषधि है जिससे क्या है, मलेरिया से छुटकारा पाया जा सकता है। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो आगे है हैजा। हैजा जो है ये जीवाणु के कारण होता है, यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। पोलियो और एड्स की बात करेंगे तो ये विषाणु के कारण होने वाले रोग हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स किस विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। एड्स जो है वो कौन सा विषाणु से होता है? HIV विषाणु से होता है, या तो फिर कह रहा है आपको कि VIH विषाणु से होता है, या फिर IHV विषाणु से होता है, या HI से होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, एड्स जो है सबसे पहले किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, तो विषाणु के कारण। विषाणु कौन सा है, उसका नाम क्या है, तो HIV है। अब इसका कभी कभी जो है फुल फॉर्म पूछ देता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। H4 होता है ह्यूमन, H4 क्या होता है, ह्यूमन होता है। I4 जो है इम्यूनो होता है, क्या होता है, इम्यूनो। और V4 जो होता है ना, ये डेफिशिएंसी वायरस होता है। क्या होता है? डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, क्या होगा, डेफिशिएंसी वायरस। कभी कभी जो है आपको ह्यूमन इम्यूनो, ठीक है, डेफिशिएंसी लिखा हुआ मिलेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या होता है कि जब एड्स किसी व्यक्ति को होता है ना, तो वहाँ पे व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता जो होती है शरीर में, वो क्या होता है, कम हो जाता है, यानी समाप्त कह सकते हैं, कम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, जो शरीर में जैसे ही बीमारी आने का प्रयास करता है, उससे लड़ने का काम करता है, प्रतिरोधक क्षमता वही समाप्त हो जाता है। तो बताइए आपको दिन प्रतिदिन फिर आपके अंदर क्या होगा, नया नया रोग फिर आएगा, और फिर लास्ट में क्या होता है कि खून का संचार जो है वो अव्यवस्थित तरीके से होने लगता है, और अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। आगे अगर बात करेंगे तो यहाँ से भी कभी कभी पूछा जाता है कि एड्स का इलाज के लिए कौन सा औषधि का प्रयोग किया जा सकता है, तो ये सुरामीन को जरूर आप याद रखिएगा, सुरामीन बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणुओं के कारण होने वाला एक बीमारी का नाम बताइए। हैजा, टीबी, टाइफाइड, पोलियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलियो, ठीक है। पोलियो जो होता है ये किसके कारण होता है, तो पोलियो जो है ये वायरस के कारण होता है, ठीक है। इसमें तंत्रिका तंत्र जो होता है ना, ये नष्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। पोलियो जब होगा तो तंत्रिका तंत्र जो होता है उसको नष्ट कर देता है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग, एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है, कि पोलियो का बचाव के लिए क्या होता है कि बच्चों को पोलियो का वैक्सीन दिया जाता है, और ये वैक्सीन का खोज किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा, जॉन ए साल्क, नाम इनका है जॉन ए साल्क, ठीक है। क्या नाम है, जॉन ए साल्क, जिन्होंने क्या किया था, वैक्सीन का खोज किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हैजा, टीबी और टाइफाइड का, तो ये तीनों बीमारी जो है ये जीवाणु के कारण होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है इनमें से कौन सा अल्पता बीमारी है, मतलब कौन सा एक बीमारी नीचे ऑप्शन में दिया गया है जो अल्पता बीमारी के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है हैजा को, दूसरा है बुखार को, तीसरा है बेरी को, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेरी, ठीक है। बेरी जो बीमारी होती है ये विटामिन
B1 की कमी से होता है। जब शरीर में विटामिन B1 की कमी हो जाएगी ना तो बेरी रोग होता है, ठीक है। और ये जो बेरी रोग होता है इसको अल्पता बीमारी के नाम से जाना जाता है। अब यहां से पूछ सकता है विटामिन B1 का क्या नाम है, तो इसका थायमीन है रासायनिक नाम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, हो सकता है थायमीन भी दे दे। अब ये जो बीमारी होता है ना, ऐसा माना जाता है कि अक्सर उन लोगों में होती है जिसका आहार जो होता है यानी जो भोजन के रूप में ज़्यादातर सफ़ेद चावल लेते हैं, ठीक है, या तो फिर जो कार्बोहाइड्रेट्स मतलब बहुत ज़्यादा परिष्कृत जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना उसको अगर लेते हैं, उससे जो है ये बेरी बीमारी होने का ज़्यादा खतरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोजोआ के कारण होने वाला एक रोग का नाम बताइए। हैजा है, मलेरिया है, पोलियो है, एड्स है। ये क्वेश्चन जो है ना ये रिपीट हो गया है, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीवाणु कोशिका के कोशिका आवरण में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। ग्लाइकोकैलिक्स कहलाती, कोशिका झिल्ली कहलाती, प्लाज्मा झिल्ली कहलाती, कोशिका द्रव्य कहलाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत जो है ना मार्मिक क्वेश्चन है। इसको कोई नहीं बना पाएगा जब तक पढ़ा हुआ नहीं रहेगा, तब तक ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि ये बहुत एकदम महीन लेयर का नाम पूछा है जो कि लोग देखते तक भी नहीं है, इसके बारे में सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पे समझिएगा, जीवाणु कोशिका की बात कर रही है। सबसे पहले संसार में जो है 2 प्रकार के कोशिका होते हैं जीवों के आधार पर, ठीक है। एक पादप कोशिका होता है और एक जंतु कोशिका होता है, ठीक है। ये पादप और जंतु कोशिका जो होता है ये यूकैरियोटिक कोशिका कहलाता है, क्योंकि इसमें जितने भी कोशिका के अंदर अंग होते हैं वो आधुनिक जमाने के होते हैं, मतलब एडवांस लेवल के होते हैं। और एक होता है जीवाणु कोशिका। ये जो जीवाणु कोशिका होता है ना, ये किस प्रकार की कोशिका होता है, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, यानी आदिम जमाने की कोशिका होती है। इसमें ना तो केंद्रक मिलेगा, ना ही कोशिका के अंदर कोई अंग जो है वो झिल्ली से बंधा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो उसी कोशिका के बारे में आपसे बात कर रहा है कि जीवाणु कोशिका जो है उसके कोशिका आवरण में मान लेते हैं कि ये जो है ना ये जीवाणु कोशिका है, ठीक है। ये क्या है, जीवाणु कोशिका है। ये इसका फ्लैजिला होता है, इसी के सहारे जो है ये मूव करता है इधर से उधर, ठीक है। अब देखिए इसका ये जो है ना, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये जो इसका है ये है इसका कोशिका भित्ति। क्या है, इसका कोशिका भित्ति है, ठीक है। और इसके अंदर वाला जो इसका लेयर है, ये लेयर जो है ये लेयर इसका है कोशिका झिल्ली। ये क्या है, कोशिका झिल्ली है। अब ये जो कोशिका भित्ति होती है ना, इसी के ऊपर जो है अगर देखा जाए तो ग्लाइकोकैलिक्स होता है। क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स होता है। उसी आवरण के बारे में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्लाइकोकैलिक्स हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो लेयर होता है ना प्रोटीन से बना हुआ लेयर होता है। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स जो लेयर होता है ये किस चीज का बना होता है, तो ये प्रोटीन से बना लेयर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। या तो फिर इसी का दूसरा नाम जो होता है ना, ये दूसरा नाम भी जान लीजिए, म्यूसिलेज आवरण कहा जाता है इसको। ग्लाइकोकैलिक्स को क्या कहा जाता है, म्यूसिलेज आवरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है चूने के पानी में कौन सा क्षार पाया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चूना के पानी में कौन सा क्षार पाया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। आप लोग जो है इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखे होंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ जो है
शेयर कीजिए, उस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिए ताकि हम जो है क्वेश्चन को अलग तरीके से देने का प्रयास करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो हम लोगों का रहेगा वो 5वां सीरीज रहेगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कल हम लोगों का सीरीज 5 रहेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।